हाँ तो छात्रों, पिछली बार हमने इस टॉपिक को अधूरा छोड़ा था और हम बात कर रहे थे भारत के प्रमुख वृहद प्रदेशों की। और इन वृहद प्रदेशों को हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और भारतीय तट व द्वीप समूह, इन मुख्य 4 भागों में विभाजित किया है। अब हमें इन चारों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इनमें किन लक्षणों की हमें बात करनी है, जैसे प्रत्येक वृहद प्रदेश जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या, मानवीय बस्तियों के वितरण प्रारूप, सांस्कृतिक विशेषताओं, आर्थिक विकास और भावी विकास की संभावनाओं आदि की दृष्टि से ये सभी प्रदेश एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं। तो हम इन्हीं की तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हमने भौतिक प्रदेशों के वर्णन में भी उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन किया था। इस प्रदेश के बारे में हम बताएंगे कि ये अपनी विशेषताओं, नवीन भूगर्भिक संरचना, बर्फीली चोटियों, संकीर्ण और गहरी घाटियों, तेज प्रवाह वाली नदियों और वनों की अधिकता, छोटे सीढ़ीदार खेत, बिखरी हुई बस्तियां, जनसंख्या का वितरण सड़कों के किनारे या नदी घाटियों में मिलना, अनेक क्षेत्रों का मानव रहित होना और एकाकी मानव समुदाय होना आदि लक्षणों के कारण यह एक अलग वृहद प्रदेश का निर्माण करता है और अपने निकटवर्ती जो दक्षिण में विशाल मैदान है उससे भिन्नता रखता है। तो ये हम बात कर रहे हैं वृहद प्रदेश में हिमालय प्रदेश के लक्षणों की। अभी हमने जिन लक्षणों की बात की है, ऐसे लक्षण इस प्रदेश में दिखाई देते हैं, लेकिन इसके निकटवर्ती प्रदेश में इन लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। तो हम ऐसे प्रदेश की बात करते हैं जहाँ भौगोलिक और प्राकृतिक लक्षणों में समानता हो और अपने निकट के अन्य प्रदेशों से भिन्नता रखता हो। तो यही बात हमने हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत देखी और क्या कहा कि ये भूगर्भिक संरचना, नवीन भूगर्भिक संरचना है, नवीन चट्टानी संरचना वाला क्षेत्र है। यहाँ बर्फीली चोटियाँ हैं। अब जैसी बर्फीली चोटियाँ इस उच्च पर्वतीय प्रदेश में हैं, वैसी आपको हिमालय के अलावा कहीं दिखाई नहीं देगी। यहाँ की नदियों ने गहरी घाटियों का निर्माण किया है। पहाड़ों के उच्च भागों से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनका प्रवाह तीव्र है, जबकि मैदानी भागों का प्रवाह या पठारी प्रदेशों की नदियों का प्रवाह आपको इतना तेज नहीं मिलेगा। घने वन और वनों की अधिकता यहाँ पाई जाती है। यहाँ छोटे छोटे और सीढ़ीदार खेत है, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पे मैदान तो दिखाई देगा नहीं, इसलिए यहाँ सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। यहाँ की जो बस्तियाँ हैं और वितरण इनका बहुत सघन नहीं है, विरल है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक दशाएं ही उसके अनुसार है। यहाँ पर जनसंख्या का वितरण कहाँ मिलता है, या तो सड़कों के किनारे या फिर नदी घाटियों में। अनेक क्षेत्रों का मानव रहित, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मानव के अनुकूल वातावरण नहीं है, इसलिए वहाँ पर मानव नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह की विशेषताएं इस हिमालय के प्रदेश में हमें दिखाई देती है और ये लक्षण इसको विशाल मैदान से अलग करते हैं। तो हमारा जो दूसरा वृहद प्रदेश है वो है विशाल मैदान। हम इसके लक्षणों की बात करते हैं। ये बिल्कुल हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों के दक्षिण में स्थित ऐसा प्रदेश है जो समतल भूभाग है, जबकि इसके उत्तर में स्थित अभी हमने जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश देखा था वो कैसा था, उच्चावच वाला भाग था, उच्च पहाड़ी क्षेत्र था। अपनी समतल और विस्तृत उपजाऊ भूमि, कैसा क्षेत्र है, समतल भूभाग है और खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ है। उपजाऊ इसलिए है क्योंकि विशाल मैदानों की जो मिट्टी है वो हिमालय से निकली नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाकर यहाँ बिछाई जाती है और उसमें उपजाऊपन भरपूर है। मोड़ बनाती हुई
नदियाँ, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो सर्पिलाकार या विसर्पाकार रूप में बहती हुई आती है। कृषि के विस्तृत और लगातार फैले फार्म, बड़े बड़े कृषि भूमि क्षेत्र हैं यहाँ पर। यहाँ की वनस्पति उपयोगी है। हमने पर्वतीय प्रदेशों की जनसंख्या के अंतर्गत देखा था, वहाँ पर विरल जनसंख्या है, बिखरी हुई बस्तियाँ हैं, जबकि विशाल मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। बस्तियाँ एक दूसरे से सटी हुई हैं, सघन हैं, यातायात का सघन जाल है, विकसित परिवहन सुविधाएं हैं, मानव निर्मित भूदृश्य काफ़ी विकसित हैं। ये विशेषताएं इसे न केवल हिमालय पर्वतीय प्रदेश बल्कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से भी अलग करते। तो जितना उपयुक्त मैदान और धरातली विशेषताएं विशाल मैदानों में हैं, वैसी ना तो पर्वतीय प्रदेशों में मिलेगी और ना ही पठारी प्रदेशों में। तो इस प्रकार ये ऐसा विस्तृत भूभाग है जो हिमालय और प्रायद्वीपीय दोनों प्रदेशों से भिन्नता रखता है। तो हमारी परिभाषा यहाँ पर सार्थक हो रही है कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों में समानता हो और जो अपने निकट के क्षेत्रों से भिन्नता रखता हो। अब तीसरी बात हम करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की, अर्थात पठारी प्रदेश। और ये कहाँ स्थित है? बिल्कुल विशाल मैदानों के दक्षिण में स्थित है। विस्तृत हिमालय और मैदानी भूभाग से ये अपनी अलग विशेषता रखते हैं, अर्थात पठारी प्रदेशों की जो विशेषता है, प्राकृतिक लक्षण हैं, वो इन दोनों प्रदेशों से भिन्न है। भूगर्भिक संरचना, धरातल की दृष्टि से तो भिन्नता मिलती ही है, लेकिन साथ साथ यह अनेक पर्वतों का समूह, पठार, नदियों द्वारा बने मैदान, नदी बेसिन और गर्त आदि की विशेषताएं भी रखता है। तो ये केवल पठारी भूभाग है ऐसा नहीं है। इस पठारी प्रदेश के अंतर्गत कई सारी विशेषताएं सम्मिलित हैं। यहाँ पर कई तरह के पर्वतीय समूह दिखाई देते हैं। यहाँ पर ऐसे भाग भी हैं जो नदियों ने बनाए हैं। यहाँ नदियों के बेसिन या गर्त भी दिखाई देते हैं। ये तो प्राकृतिक लक्षण हो गए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह पठारी भाग हिमालय और मैदानों की तुलना में काफ़ी पुराना है। यहाँ आदिम जातियाँ कई क्षेत्रों में अपने आदिम निर्वाहन कृषि के रूप में आज भी जीवन यापन करती है, अर्थात आदिम कृषि का यहाँ प्रचलन आज भी है। पठार के आंतरिक भागों पर सिंचाई और कृषि की जाती है और वहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है, अर्थात आंतरिक भाग कृषि हेतु तो उपयुक्त है और वहाँ जनसंख्या भी सघन है। यह उच्च भूमि भारत के भावी और वास्तविक रूप में खनिज पदार्थों का भंडार है। अब ये विशेषता इसे दोनों प्रदेशों से अलग करती है। हमने खनिज की बात ना तो विशाल मैदानों में की थी और ना ही पर्वतीय प्रदेशों में की थी। इन दोनों की तुलना में खनिज भंडार की दृष्टि से धनी प्रदेश हमारा पठारी या प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश है। विशाल मैदान और पठारी प्रदेश के बीच की सीमा उच्च भूमि के अग्रणी भागों से होकर जाती है। यहाँ पर बुंदेलखंड की सीमा यमुना नदी का अनुसरण करती है और इसी प्रकार मेघालय पठार की सीमा रेखा ब्रह्मपुत्र नदी का अनुसरण करती है। तो हमने पहले देखा हिमालय बर्फीली चोटियों से सुसज्जित क्षेत्र, विशाल मैदान, नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो खनिज भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हमारा चौथा वृहद प्रदेश है भारतीय तट और द्वीप समूह। भारतीय तट कहाँ पर है? भारत के पठारी प्रदेश के दोनों ओर स्थित तटीय मैदान, जो हमारा त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है, उसके दोनों ओर। इस तटीय मैदान को पठारी भूभाग में शामिल करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि समुद्र तटीय स्थिति
समतल धरातल, अत्यधिक वर्षा, मैंग्रोव और दलदली वनस्पति से युक्त क्षेत्र है। जबकि इसके विपरीत पठारी भूभाग पर्वत, पठार, पहाड़ियों, उच्च भूमि, कम वर्षा की विशेषताएं रखता है। मैकाइंडर ने यह भी बताया है कि ये मैदान प्रायद्वीपीय पठार से भिन्नता रखते हुए एक अलग वृहद प्रदेश बनाते हैं, अर्थात कई विद्वानों ने इसको अलग वृहद प्रदेश में भी शामिल किया है। कृषि और औद्योगिक विकास, सघन जनसंख्या, बंदरगाह, नगर और कस्बों की अधिकता, ऐतिहासिक समुद्र पारीय संबंध आदि ने इन पठारी भूभाग से अलग किया है। तटीय भूमि के समुद्र किनारे पर महानदी का डेल्टा, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, कावेरी डेल्टा, तमिलनाडु व केरल की सपाट तटीय भूमि, गुजरात, सौराष्ट्र के सक्रिय तटीय भाग, यद्यपि कनारा और गोवा कोंकण तटों की संस्कृति से भिन्न है, इस तटीय प्रदेश के भू लक्षण हैं। अर्थात अभी तक हमने जो लक्षण यहाँ पर देखे हैं वो इसे तीनों प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न बनाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की सीमाएं और अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। पूर्वी तटीय मैदान की पश्चिमी सीमा पर स्थित पूर्वी घाट अनेक स्थानों पर कटे हुए हैं। नदियों ने समतल उपजाऊ मैदानों का निर्माण काफ़ी आंतरिक भागों तक किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने पठार की अपेक्षा इस भूभाग में चौड़ी और विस्तृत घाटियों का निर्माण किया है। इन मैदानों ने अपने आर्थिक संसाधनों का काफ़ी उपयोग और विकास किया है। तो इस प्रकार हम भारत के इन चारों वृहद प्रदेशों का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो छात्रों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं वृहद प्रदेशों के मध्यम प्रदेश और लघु प्रदेश किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।